नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुगंध एंड आई वेलकम यू ऑल टू आइकन्स ऑफ भारत। योग्य भारत, सफल भारत। ये एक ऐसा शो है जहां पर हम आपको देश के कोने कोने से आए हुए आइकन्स से मिलवाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई लघु उद्योग या फिर खेती शुरू करके ना कि सिर्फ अपने लिए आजीविका बनाई है, बल्कि दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रदान की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, चुनौतियों का सामना किया है और सफल बने हैं। फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया की ये प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत एक प्रयास है घर पे बैठे उन लोगों को प्रेरणा देने का जो ये सोचते होंगे कि कैसे अपने कौशल को, अपने शौक को एक सफल उद्योग में तब्दील करें। इस शो में आप मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं, लेकिन उन्हें आइकन्स कहने का ये कारण है कि वो सच में अपने जीवन में सफलता पा चुके हैं। हर एपिसोड में हम इन आइकन्स में से एक श्रेष्ठ आइकन को चुनेंगे और फिर अंत में इन्हीं श्रेष्ठ आइकन्स में से चुना जाएगा एक सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। इन सर्वश्रेष्ठ आइकन को चुनने में हमारी जूरी मदद करेंगे। चलिए, सुपर 30 प्रोग्राम के श्री आनंद कुमार जी, MBA चाय वाला यूथ आइकन प्रफुल्ल बिल्लोरे जी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश की ऑथर रश्मि बंसल जी, श्री श्रीकांत शास्त्री जो है मेंटर ऑन अ मिशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। जब हम शो में इतनी दूर तक आ गए हैं, तो अब इस एपिसोड में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या शो का लेवल जो है वो और बढ़ जाएगा? क्या कहानियां और प्रेरणादायक होती जाएंगी? अब क्या आपके लिए मुश्किल हो जाएगा श्रेष्ठ आइकन चुनना? So it's not about inspiration, it's not about motivation anymore. For me personally, I'm looking for diversified businesses. जहाँ पे पूरा इंडिया इतना डाइवर्सिफाई, इतने तरीके की सोच है, इतने तरीके के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में 29-30 राज्यों में, तो मैं सोचता हूँ और नए बिजनेसेस आए, कोई अलग जो हमने कभी सोचा ना हो, हिडन ट्रेजर आए, तो रिलेट करे लोगों को, वो मैं आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। हम लोग भी चाहते हैं कि गांव देहात के दूर दराज से जैसे लोग आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लोगों को सीख दे कि आप भी कुछ नया कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। और उम्मीद है कि ऐसे ऐसे लोग अभी आने बाकी हैं। मुझे लगता है कि ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं जिसमें विनर और लूज़र है, क्योंकि हर कोई जो इस मंच पे आ रहा है उसकी एक अद्भुत यूनिक कहानी है और हो सकता है कोई जो व्यूअर देख रहा उसे उससे प्रेरणा मिले और वो अपना खुद का कोई छोटे स्तर पे शुरू करे। तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी इस शो की, कि अगर हम लाखों भारतीयों को एक तरह से अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़ा होने की एक राह दिखा सकें। तो हर बिजनेस की अपनी जगह है और कोई बड़ा या छोटा नहीं है। देखिए, हर शो में हमें सरप्राइजेस मिल रहे हैं, हर शो में हमें इंस्पिरेशन मिल रहा है। ऐसा लगता है कि हर शो में हमें एक जो श्रेष्ठ आइकन मिल रहा है रत्न की तरह है। नवरत्न तो हमने सुना है, यहाँ तो हमें लगता है 12 या 13 रत्न मिल जाएंगे हमें, और उन सबको मिला के जो माला बनेगी इतना सुंदर होगा, देश के लिए प्रेरणा बन जाएगा। अगर आप भी आइकन्स ऑफ भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अगर आप लोगों में से किसी एक को भी हम अपने शो के जरिए इंस्पायर कर पाए, मोटिवेट कर पाए, तो हम समझेंगे कि ये शो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो गया। चलिए, अब बिना किसी देरी के मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी आज की पहली आइकन ऑफ भारत से। ये एक बहुत ही अलग किस्म की फार्मिंग करती हैं। ये स्पिरुलिना उगाती हैं, जो कि एक सुपर फूड है। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी कहानी। मिलते हैं सुप्रिया गायकवाड़ जी से। नमस्कार, मैं सुप्रिया गायकवाड़। मैं न्यूट्रीजन एग्रोटेक की फाउंडर हूँ। न्यूट्रीजन एग्रोटेक एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है जिसमें हम स्पिरुलिना फार्मिंग करते हैं। स्पिरुलिना एक फूड सप्लीमेंट है जिसमें एक ही प्लांट में 100 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। 2013 में स्टार्ट किया था, तब बहुत स्मॉल स्केल पे किया था। तब 30 kg का पर मंथ का प्रोडक्शन था और वो ट्रेडिशनल वे से हम कर रहे थे। अब हमने उसमें कुछ नया टेक्निक्स ऐड करके एडवांस फार्मिंग स्टार्ट किया है। अब हमारा प्रोडक्शन जो है 1 टन पर मंथ का है और आगे भी हम उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं। फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। नमस्कार।
सुप्रिया जी, आपका इस मंच पे बहुत स्वागत है। तो आपका जो प्रोडक्ट है काफ़ी अलग है। हमें पहले समझाइए कि स्पिरुलिना होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका मार्केट क्या है, और आप ऐसे क्षेत्र में कैसे आपने एंट्री ली और कैसे एक बिज़नेस बनाया, तो थोड़ा हमें समझाइए, आपकी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं सुप्रिया गायकवाड़, मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा न्यूट्रीजाइन एग्रोटेक कंपनी की मैं फाउंडर हूँ, जो एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है जिसमें हम स्पिरुलिना फार्मिंग करते हैं। स्पिरुलिना एक अलगी है, साइनोबैक्टीरियम भी कहा जाता है। ये एक ऐसी वनस्पति है कि एक ही वनस्पति में आपको 100 से ज़्यादा पोषण मूल्य मिलते हैं, और वो भी नेचुरली है। हमें उसमें नेचुरली उसमें सब कुछ अवेलेबल है, हम बस उसका प्रोडक्शन करके उसको अलग अलग फॉर्म्स में सेल करते हैं। मेरा बेसिक एक्चुअली एजुकेशन एग्रीकल्चर में है और फैमिली बैकग्राउंड में एग्रीकल्चर होने के कारण शुरू से यही था कि मुझे कुछ एग्रीकल्चर में ही करना है। मुझे एग्रीकल्चर में खुद इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ अलग करना था, कुछ अलग सोच रहे थे। तो उसमें मुझे स्पिरुलिना के बारे में पता चला। फिर स्पिरुलिना एक ऐसी वनस्पति है या ऐसी फार्मिंग है कि जिसमें हम एक कम लैंड में, जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग से कम लैंड में कम पानी में इसको कर सकते हैं, और इसका एश्योरेंस है थ्रू आउट द ईयर इसमें आपको प्रोडक्शन मिलता है। डेफिनेटली सीज़न वाइज कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे समर सीज़न में ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगा, अदर सीज़न में कम रहेगा। ये मुझे एक उसका इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा स्पिरुलिना के बारे में। और दूसरा ये है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है अभी हम देख रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। हम जो डेली फूड लेते हैं, हमारा जो डाइट है, उससे हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होती। तो ये डेफिनेटली ये आगे जाके ये बढ़ने वाला है, ये प्रॉमिसिंग चीज़ लगी मुझे स्पिरुलिना, इसीलिए मैंने स्पिरुलिना फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो आप कितने बड़े, आप किसी तालाब में इसकी फार्मिंग करते हैं या आपका खुद का कोई प्लॉट है? कैसे, मतलब कैसे आपने शुरू किया? जैसे पहली बार आपको आता तो नहीं था, आपकी फैमिली नहीं करती थी, तो किस तरह से उसमें आपने एक नई चीज़ कैसे आपने शुरू की? मैंने शुरू में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स थे, उनको विज़िट किया, खुद स्पिरुलिना के बारे में बहुत सारा पढ़ा, और जब स्टार्ट किया, शुरुआत मैंने की थी 1 लीटर कल्चर से। 1 लीटर स्पिरुलिना का मैंने लेके अपनी बालकनी में टब में उसको ग्रो कर रही थी। मतलब खुद प्रैक्टिस करके, खुद उस पर अलग अलग चीज़ें करके मैंने डेवलप किया। उसके बाद मैंने 10 गुंटाज में एक फार्म बनाया था, जिस पे मेरा मंथली प्रोडक्शन था 30 kg तक। तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स लगे, जैसे ट्रेडिशनल मेथड जो कुछ अवेलेबल थी, जो कुछ मैंने देखा था, उससे मैंने वो डेवलप किया था। तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे जैसे मैं आगे जाती गई, मुझे पता चलता गया कि इस चीज़ को हम रिप्लेस करके इसको इकोनॉमिक बना सकते हैं या इसको यील्ड बढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था स्पिरुलिना में कि इम्पोर्टेड स्पिरुलिना जो आ रहा था उसका कॉस्ट बहुत कम था, और हम इंडिया में जो टेक्निक्स अवेलेबल थी, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा जा रहा था कि हम इम्पोर्टेड चाइना, म्यांमार से जो स्पिरुलिना आ रहा था उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो उस पर वो मुझे पॉइंट स्ट्राइक कर गया। तो मैंने उस पर खुद रिसर्च करके खुद अपने जैसे जैसे सीखते गए, वैसे वैसे कुछ चेंजेस करते करते आगे जाके हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं। अभी एक एडवांस फार्म तैयार किया है, जिसको हम एडवांस और इकोनॉमिक स्पिरुलिना फार्मिंग बोलते हैं। आज मेरा जो प्रोडक्शन है 1 लीटर से शुरुआत की थी, आज मेरे पास 4.5 लाख लीटर कल्चर है, और मेरा इनिशियल प्रोडक्शन जो था 30 kg पर मंथ था, आज मेरा प्रोडक्शन है 1 टन पर मंथ। वाह। So where do you sell this? How much money do you make? And इसका इकोनॉमी कैसे काम करता है? स्पिरुलिना का इकोनॉमी मतलब मार्केटिंग एक चैलेंज था। जैसे पहले बताया, अवेयरनेस कम होने के कारण मार्केटिंग एक चैलेंज था। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया, तब फैमिली से ये ऐसे था कि ये क्या कर रही हो, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन आजकल अवेयरनेस बढ़ रहा है। अभी जो कोविड वायरस आया, तब से लोगों को इम्यूनिटी ये वर्ड पता चल रहा है, फूड सप्लीमेंट का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, तो मार्केट अभी अच्छे से सेट हो रहा है। शुरुआत में ऐसे था कि कई बार जो मैंने प्रोडक्शन किया है वो वैसे ही रहता था, सेल नहीं हो रहा था मार्केट में। कई बार ये भी सोचा था कि अब मैं प्रोडक्शन बंद कर लूँगी, लेकिन आज ये सिचुएशन कि मेरे पास ऑर्डर्स हैं और मेरे पास सप्लाई कम हो रहा है। नहीं, हाउ मच मनी का मार्केट क्या, कितने में बिकता है? सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस कैसे होता है? कॉस्टिंग क्या है? अगर मुझे खरीदना है तो मैं क्यों खरीदूं, कितने में खरीदूं, वो मैं पूछ रहा हूं। इसके फायदे क्या क्या है? एक आम दर्शक को बताइए कि इसके टैबलेट को खाने से क्या फायदा है, ये क्या रिप्लेस कर सकता है मल्टी विटामिन्स को, ये थोड़ा बताइए। हाँ, ये मैं सर के क्वेश्चन का पहले आंसर देती हूँ। ये मल्टीविटामिन्स को डेफिनेटली ये कर सकता है। इसमें जैसे मैंने पहले ही बोला 100 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, तो इसमें विटामिन्स है, पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल वगैरह, ये भी है,
इसमें कैल्शियम है, आयरन है, हीमोग्लोबिन कंटेंट जिनका कम हो रहता है, लेडीज़ में इश्यूज़ रहते हैं हीमोग्लोबिन के, वो कवर कर सकता है। आप कैल्शियम का सप्लीमेंट करके ले सकते हैं। ये B12 का बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। B12 का इशू आजकल हम देख रहे हैं कि D3 और B12 की डिफिशेंसी हर किसी में आ रही है। ये B12 का अच्छा सोर्स है। ये हार्ट प्रॉब्लम में आपको ये करता है। वेट लॉस एंड वेट गेन दोनों चीज़ों में हम स्पिरुलिना यूज़ कर सकते हैं। स्पिरुलिना में GLA करके एक कंटेंट है, दैट इज़ गैमा लिनोलेनिक एसिड, जो ब्रेन हेल्थ में काम करता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीज़ों में भी स्पिरुलिना के आपको अच्छे तो आपने सेवा भाव के लिए चालू किया था कि नहीं, पैसे कमाने के लिए चालू किया था? नहीं, पैसे कमाने के लिए ही चालू किया है। बिजनेस कर रही हूँ मैं इसका। कॉस्ट का आपने जो पूछा, तो स्पिरुलिना का 700 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हम उसको सेल कर रहे हैं। ये हाँ पाउडर, और ये बल्क का रेट में बता रही हूँ। मेरा अभी जो है वो बल्क सेल है। मैं 200 केजी, 500 केजी। और ये खरीदता कौन है आपसे? फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, कोई MLM कंपनीज है कि जो ये स्मॉल टैबलेट्स वगैरह में बना के भेजते हैं। और कस्टमर के बारे में अगर आप बोले तो 5 years अबो हर कोई मेरा कस्टमर है। हर किसी को न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, हर कोई ले सकता है। यस। आपने जिस तरह से सिस्टमैटिकली इसको अप्रोच किया, तुमचा हार्दिक अभिनंदन सर, सर्वात पहले। थैंक यू सर। अदर देन पाउडर, डू यू हैव कैप्सूल्स, डू यू हैव लिक्विड, और इज इट ओनली वन फॉर्म? नो, आई हैव पाउडर, आई हैव टैबलेट्स, कैप्सूल, और लिक्विड फॉर्म में अगर बोले तो हमने एक एनर्जी ड्रिंक बनाया है जिसके साथ कुछ स्ट्रॉबेरी, स्टीविया, ये चीज़ें मिला के, बाय प्रोडक्ट्स भी हमने स्पिरुलिना के कुछ बनाए हैं। तो ये एनर्जी ड्रिंक जो है आपको इंस्टेंट एनर्जी में हेल्प करेगा, जो आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब मुझे मैजिक मेडिसिन लग रहा है ये। हाँ, मैंने ये खाया हुआ है मिराकल स्पिरुलिना। प्लांट ही बोला जाता है। मिराकल प्लांट बोला जाता है। हाँ, मैंने खाया हुआ है स्पिरुलिना का पाउडर जो है। वो कहते हैं आप स्मूदी में डाल लो, थोड़ा सा उसका टेस्ट अजीब सा होता है, तो उसके लिए आपको कुछ फीडबैक मिली है कैसे? हाँ, इसीलिए मैंने टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में लेना इजी है। किसी को अगर स्मेल का बहुत ज़्यादा इशू है तो वो कैप्सूल में ले सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चों के लिए हम दे रहे हैं, माल न्यूट्रिशन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो उसके लिए हम एक लड्डू या एनर्जी बार जैसे बोलते हैं, चिक्की हम बोलते हैं, वो बनाने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बना के भी आप स्पिरुलिना ले सकते हो। 5-10 साल में एक्सपेंशन प्लान क्या आपका? आगे क्या करेंगे? अभी तक 8 साल से जर्नी है, शुरू से जैसे मैंने बताया यहाँ तक आए हैं। और आगे अगर विजन आप बोलेंगे तो हम देखते हैं कि 140 करोड़ इंडियंस को एज अ पीपल हम देखते हैं 140 करोड़ इंडियंस आर 140 करोड़ ब्रेन्स। तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी बस आपकी बॉडी पे नहीं, आपके ब्रेन पे भी इसके रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, देश की महिलाएं आपके जैसी जो घरों में रहती है, कुछ करना चाहती है या शायद कर नहीं पाती है, तो उनके लिए कोई मैसेज है आपका? हाँ, देश की महिलाओं के लिए क्यों, मैं फार्मर्स के लिए भी बोलती हूँ कि एग्रीकल्चर में आपको डेफिनेट इनकम नहीं है, इससे मिलेगा। ये आप अलाइड एग्रीकल्चर जैसे पोल्ट्री और ये करते हैं उस तरह से कर सकते। महिला जो खेती करती है वो डेफिनेटली स्मॉल स्केल पे ये स्टार्ट करके इस पे रेगुलर इनकम कमा सकती है। सीजनल नहीं रहेगा अगर स्पिरुलिना आप कर रहे हो तो डेफिनेटली। और इसके लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। जो मैंने बोला कि हमने ट्रायल और एरर से जो चीज़ें की है, जो खुद चीज़ें डेवलप की है, हम एडवांस स्पिरुलिना ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, जो हमने स्टार्ट किया है। आज तक 500 से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया है, जिसमें फार्मर्स है, जिसमें स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, रिटायर पीपल है, सब हर किसी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुप्रिया जी, आखिर में मैं आपको इतना ही एक सजेशन दूंगा कि आप अभी होलसेल में बेचती हैं इसको, अगर आप इसको रिटेल में खुद बेचेंगी, न्यूट्रास्यूटिकल तो एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है आपका, तो इंटरनेशनल मार्केट बन सकता है। आप इंटरनेट के ज़रिए लाखों की संख्या में ग्लोबल मार्केट टैप कर सकती हैं। आपके पास कैपेबिलिटी है, एनर्जी है, प्रोडक्ट है, तो हम सब की तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू। और अभी रिटेल मार्केट के लिए हम इन प्रोसेस है, हम अपना ब्रांड डेवलप करने की सोच रहे हैं। और लार्ज स्केल में मेरा ड्रीम ये है कि हर घर में मेरा स्पिरुलिना जाए और हर इंडिया का हर इंसान हेल्दी बने। किस नाम से? न्यूट्रीजन एग्रोटेक। न्यूट्रीजन एग्रोटेक के नाम से प्रोडक्ट भी आपके रहेंगे? प्रोडक्ट का ब्रांड नेम अभी सोचा नहीं है, लेकिन कंपनी नेम इज प्रोडक्शन बाय मैन्युफैक्चर्ड बाय अभी होलसेल में ना, तो ओके, समझ। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। स्पिरुलिना की खेती 3 से 4.5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। स्पिरुलिना की खेती से सालाना लगभग 5 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं।
स्पिरुलिना की खेती नाबार्ड और NHB की योजनाओं के तहत शुरू की जा सकती है। तो अगर आप भी सुप्रिया गायकवाड़ जी से सीखना चाहते हैं कि स्पिरुलिना फार्मिंग कैसे की जाती है, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें और उस कोर्स को स्टडी करके सीखें स्पिरुलिना की खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट आइकन ऑफ भारत से मिलते हैं। दर्शकों, अगर आपको वेट लूज करना होता है तो आप कहां जाते हैं? पार्क या जिम? अगर आपको बॉडी बनानी होती है तो भी आप जिम जाते हैं। अगर आपको किसी समिट पे जाने की तैयारी करनी होती है तो भी आप जिम जाते हैं। हमारे अगले आइकन ऑफ भारत फिटनेस सेंटर चलाते हैं और पूरे देश को सिखाते हैं कि फिट कैसे रहा जाए। चलिए मिलते हैं शिवम वाजपेयी जी से। नमस्ते, मेरा नाम शिवम वाजपेयी है। मैं लखनऊ से हूँ और मैं फ़िटनेस में USA सर्टिफाइड हूँ। 14 ईयर से मैं फ़िटनेस लाइन में वर्क कर रहा हूँ एज अ ट्रेनर, फिर पर्सनल ट्रेनर, फिर हेड ट्रेनर पे। मैं इसमें ग्रोथ पाता गया, फिर मेरा इंटरेस्ट इसी में और ज़्यादा बढ़ता गया और आज लखनऊ में फ़िटनेस सेंटर मेरा खुद का है, जो कि मैंने फ्रेंचाइजी UK से ली है और आज 30 से 33 स्टाफ मेरे लिए काम कर रहा है। प्लस यूपी की पहली महिला IPS जिन्होंने एवरेस्ट और सारे 7 समिट्स क्लियर किए, उनको सबके लिए मैंने तैयार किया। फिर आर्मी के लिए किसी का एम होता है मेडिकल क्लियर करना या कुछ कंपटीशन क्लियर करना, वो मेरे पास आते हैं और मैं नेचुरली उनका अच्छा खासा वेट कम करता हूँ। नमस्ते। नमस्कार शिवम, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आपका 14 साल का संघर्ष और आप है पर्सनल ट्रेनर। प्लीज़ अपनी कहानी बताइए हम सभी को। 14 साल पहले मेरा शौक था, मतलब हॉकी, फुटबॉल, जिमिंग का, मतलब चाइल्डहुड से, जब स्कूलिंग टाइम था। फिर मेरे मतलब हमारी फैमिली बहुत ही मजबूत थी। मैंने 10th जब आया 10th में, तो मैंने जॉब करना शुरू किया फ़िटनेस लाइन में ही। फिर मुझे समझ में आया कि और कोर्सेज़ होते हैं, तो दिल्ली में पहली फ़िटनेस एकेडमी आई थी, क्लासिक फ़िटनेस, तो मैंने उस पे किया। तो लखनऊ का पहला स्टूडेंट मैं ही था उसमें, पहले बैच का, जो अब तो हर जगह है वो। फिर मैंने कोर्सेज़ करना शुरू किए, तो मैं फ़िटनेस में भी USA सर्टिफाइड हो गया। फिर US गया, वहाँ से भी कोर्स किए, मतलब कमाने के बाद। जब यहाँ से कोर्स करके वापस गया तो और जॉब करने लगा। फिर 16 आवर्स काम किया। फिर यूपी की पहली महिला IPS जिन्होंने एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट और सारे समिट्स क्लियर किए हैं, उनको मैंने सबके लिए ट्रेन किया, सारे समिट्स के लिए। अच्छा। मेरा पैशन ही यही था शुरू से, तो मैं यही करता रहा, घर से पैसे ऐसे लेता नहीं था। फिर भाई ने थोड़ा सपोर्ट किया, जब पहला कोर्स करना था थोड़े से पैसे भाई ने दिए, बाकी फ्रेंड्स ने दिए। फिर जॉब करते करते मैं यही कोर्सेज़ और ज़्यादा करता गया कि अभी लखनऊ में सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन शायद मेरे ही पास होंगे। फिर चाहे वो CPR का मैं 4-5 टाइम कर चुका हूँ, तो पता चला कि एक्सपेरिमेंट्स भी बदला करते हैं। एग्जाम्पल जैसे पहले होल एग नहीं खाते थे, एग वाइट खाते थे, अब होल एग खाते हैं। उसमें येलो में जिंक और फॉस्फोरस प्लस 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है, उसको आप वेस्ट कर रहे हो अगर आप फेंक रहे हो। तो ऐसी चीज़ें अलग अलग पता चली पढ़ने से भी। फिर आर्मी के लिए मेरे पास लड़के आने लगे कि उनका एम होता था जैसे 20-30 डेज़ में 12 kg। तो पहला लेफ्टिनेंट पे लड़का मैंने तैयार किया, उसका मैंने करा था 20 डेज़ में 14 kg नेचुरली वेट कम उसका। तो उनका मेडिकल क्लियर हुआ। फिर आर्मी के और लोग मेरे पास आने लगे। जस्ट नाउ अभी मैं फ़ीमेल ट्रेन कर रहा हूँ एक आर्मी के लिए। फिर कई डॉक्टर्स आए जिनके शुगर होती थी, उनको मैंने ठीक किया डाइट से ही और वर्कआउट से। बस ये था कि कई लोग जो हैं स्टेरॉइड्स एंड ऑल में खर्चा करते थे, जो कि बैन है, और मेरा टेक्निकल नॉलेज फिर फिजिकल नॉलेज सब बेकार हो जाती है अगर मैं स्टेरॉइड्स का गेम खेलने लगता। पैसा कमा लेता पर पहचान नहीं पड़ती, ना पैशन को शांति मिलती। ये बताइए शिवम जी, आप कि देश में बहुत सारे फिटनेस चलाने वाले लोग हैं, जी, आप अपने आप को अलग कैसे पाते हैं? जिम खोलना या फिटनेस सेंटर खोलना, पहली चीज़ शायद उनको ये नहीं पता कि जिम का फुल फॉर्म जिम्नेजियम होता है। फिटनेस सेंटर जिम में डिफरेंस नहीं है कुछ। फिटनेस सेंटर में अंडर वन रूफ सब कुछ आप दे सकते हैं। जैसे मेरा फ्रेंचाइजी है UK की मल्टीफिट, तो उसमें मैंने कार्डियो से लेकर जो वर्कआउट अभी तक यूपी आया नहीं था वो मैंने दे रखा है। चाहे वो कैलिस्थेनिक्स हो, जंगल जिम हो, दूसरों से सब डिफरेंट। प्लस जो वर्कआउट होता तो वो तो है ही है। शिवम, ये जो आप कह रहे हो UK का फ्रेंचाइज लिया, तो वो कैसे आपको मिली और मैम, उसके क्या पहले- फायदे हैं, जी। मतलब ये बताइए। जब फादर की डेथ हुई तो मेरा क्या था कि कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना था कोविड के पहले, तो मुझे बुलाया गया था जिम की ट्रेनिंग के लिए उनको।
तो जब मैं एयरपोर्ट पे था तभी फादर की डेथ हो गई 30 मिनट्स में। फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, जाता तो आ ना पाता, फिर नहीं गया। फैमिली बिजनेस भी नहीं देखता था मैं, पूरा हमेशा इतने साल इसी में दिए। फिर फादर की डेथ हुई, फिर जाना था नहीं। फिर अपने जिम के लिए थोड़ा सा लोन लिया, अच्छा, बट अभी सबसे अच्छा अपना बन गया। फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर बेबी अभी 1.5 मंथ का हो गया। बेबी के टाइम में भी थोड़ा सा मेंटली फंस गया था कि उसका बोल दिया कि जैसे ही उसकी डिलीवरी होगी तो उसका ब्लड चेंज करना पड़ेगा। बहुत संघर्ष रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप जी। तो इतने संघर्ष में होने के बावजूद आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कैसे रखते होंगे? सर पॉजिटिव क्या, मैंने इतना काम किया, मैं 16 आवर्स खड़े होकर पर्सनल ट्रेनिंग देता था। फिर एक टाइम आया कि गोल्ड की फ्रेंचाइजी थी, तो फ्रेंचाइजी ओनर थे, वो पे नहीं करते थे लोगों को। जब मैंने उसको छोड़ा था, कतर का ऑफ़र आ गया था मेरे पास, उसको छोड़ा तो होम पीटी देता था। तो खार थी, एक टाइम ये था कि पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे, EMI देने के। तो काफ़ी दिन मैं 15-16 किलोमीटर पैदल जाता था पीटी देने, और पैदल ही पीटी दे के आता था। अब रास्ते में कोई जानने वाला मिल जाए कि मैं छोड़ दूँ, तो मैं सिंपल यही बोलता था मैं वॉक पे निकला हूँ, क्योंकि अपनी ड्रेस वही लोअर टी-शर्ट होती थी। अच्छा, अगर कोई जिम चालू करे, पर्सनल ट्रेनर बने, तो महीने का कितना कमा लेता है? इसमें कमाई वमाई कैसा होता है? ये जिम वाले जब मेंबरशिप लेते तो पैसा देते हैं लोग? सर स्टार्टिंग में तो मेहनत है, मगर उस मेहनत में मैंने 1-1 लाख रुपए कमाए महीना। बहुत अच्छा है आपका संघर्ष का कहानी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, और आप संघर्ष करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। जिम शुरू करने के लिए साजो सामान की लागत करीब 5 लाख रुपए। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के क्षेत्र में कुल कमाई साल 2022 में करीब 351 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। फिटनेस स्टूडियो शुरू करने के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत कारोबार के लिए कर्ज मिलता है। दर्शकों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, कोर्सेज, नए आइडियाज आपको फ्रीडम ऐप पे मिलेंगे। उसे डाउनलोड कीजिए, और अगर आप आइकन्स ऑफ भारत शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहते हैं, तो वहां पर रजिस्टर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले आइकन्स ऑफ भारत से। ये भाइयों की जोड़ी भैंसों से बड़ा प्यार करती है, तभी तो इनकी हर एक भैंस साल में 4000 लीटर दूध देती है। हो गए ना हैरान? चलिए आपको मिलवाती हूँ उदय आचार्य और किरण रविंद्र आचार्य जी से। नमस्ते, मेरा नाम उदय रविंद्र आचार्य। नमस्ते, मेरा नाम किरण रविंद्र आचार्य। महाराष्ट्र में जब हम लोग ने काम स्टार्ट किया डेयरी फार्मिंग का, उसके पहले हम लोग ने देखा कि वहाँ पे फ्लड की परिस्थिति और दुष्काल की परिस्थिति, और उसके साथ ही वहाँ के फार्मर लोगों की परिस्थिति बहुत ही डेंजर थी, क्योंकि वहाँ का जो बफेलो था उतना मिल्किंग का नहीं था। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया, और हम लोग हरियाणा में फार्म डेवलप किया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप करके अभी 150 से लेके 175 बफेलो के ऊपर हम लोग ब्रीडिंग के ऊपर काम अभी कर रहे हैं, और अच्छा डॉक्टर लोगों का टीम लेके हम लोग ब्रीडिंग के ऊपर काम करें, और ये जो काम है पूरे भारत में किसानों तक पहुँचाना चाहते हैं। नमस्ते। आप दोनों का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। दूध तो हम सब पीते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग लगता है, और किस तरह से वो हम तक पहुंचता है, वो एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो थोड़ा अपनी कहानी बताएं, और उसमें क्या अलग है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपका कुछ अलग तरीका है। तो हमें अपनी कहानी बताएं। मेरा नाम उदय रविंद्र आचार्य है। नमस्ते, मेरा नाम किरण रविंद्र आचार्य है। हम लोग जब भी हम लोग का फैमिली बिजनेस है टी मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी पूरा जॉइंट फैमिली है, तो एक साथ थे सब। तो उसके बाद फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा करने का कुछ चीज़ बचा नहीं था कि अरे हाँ कुछ काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो हम लोग ने थोड़ा सा, हम लोग के यहाँ जो दूध डालने एक लड़का आता था, तो हम लोग ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हम लोग देख रहे थे कि जिनकी सिचुएशन बहुत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। तो उसका कारण क्या था वो हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो जो भैंस संभाल रहे थे उसका मिल्किंग 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर मैक्सिमम दिन का दूध, उसके आगे दूध ही नहीं दे रहा था। तो उसका जो खर्चा हो रहा है, उसके लिए दूध का जो खर्चा हो रहा है भैंस संभालने का, वो भी उनसे निकलता नहीं था।
तो इसका हम लोग ने रूट ढूंढा तो उसमें ये पता चला कि भैंस का जो मिल्किंग है वो बहुत कम हो रहा है। उनका जो भैंस वो यूज कर रहे हैं वो बहुत कम मिल्किंग का है, इसकी वजह से वो लॉस में जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ने प्रयास किया कि इसका रूट हमें ढूंढना, क्या करना चाहिए। तो पहले हम लोग दोनों जन पूरा इंडिया में जितना भैंस का ब्रीड है वो जगह पे जाके देखा। मतलब हम लोग गुजरात गए तो वहाँ पे अपना महसाना है और अलग अलग ब्रीड है, जाफरा है, ये सब देखा। उसके बाद हम लोग दिल्ली देखा, दिल्ली का भैंस अलग देखा। उसके बाद हम लोग हरियाणा गए। हरियाणा में हमें मुर्रा ब्रीड मिला। मुर्रा ब्रीड ऐसा है कि जो साल में 10 महीना मिल्किंग पर रहता है। 305 डेज उसका मिल्किंग लैक्टेशन पीरियड है और 2 ही महीने का उसका ड्राई पीरियड है और साल में कम से कम 12 लीटर से तो आगे दूध देती ही है दिन का। तो ऐसे हम लोग ने सोचा, तो हम लोग ने देखा कि हमें भी उसमें कुछ पहला सीखना चाहिए। वो पहला चीज है, कुछ मालूम ही नहीं तो करके कुछ ये नहीं है। तो हम लोग हरियाणा गए, घर छोड़ के। पिताजी ने इतना ही बोला कि आप जो करना है आपके हिसाब से करो, मेरा कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 3 साल हरियाणा में रहे। 3 साल हरियाणा में रहे। पूरा हरियाणा, मतलब ये करनाल जींद से लेके हिसार तक हम लोग पूरा घूमे, हर जगह। लेकिन सबके साथ फैमिली रिलेशन पहले बना लिया कि हर एक के पास जाते तो हरियाणा का एक ग्रिट ही अलग है। वो हर एक को अपने घर में एंट्री देते हैं, तो वो अलग ही हम लोग को एक ग्रिट मिला वहां पे। 3 साल पूरा घूमे, उधर स्टडी किया। स्टडी मतलब क्या है, जो भी लिया वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग ने लिया उनके पास से। और वो लेके हम लोग 3 साल के बाद फिर से पुणे आ गए, महाराष्ट्र में, जो हमारा होम टाउन है। तो पुणे महाराष्ट्र में आने के बाद हम लोग ने पहला चालू किया काम वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे फार्म डेवलप करना स्टार्ट किया, किसानों से बातचीत करना स्टार्ट किया। अभी अगर वहाँ पे हम लोगों ने पहले तो एक कि लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। कोई भी काम करना है तो वहाँ पे ग्रास रूट लेवल उसको बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे 120 सीट्स का अभी थिएटर पहले हमने एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे 25 से 30 लोग रहे, वैसा इंतज़ाम किया। वहाँ पे एक 50 भैंस का पूरा प्रैक्टिकली उनको सीखने को मिले, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे फार्म डेवलप करना स्टार्ट किया। तो ये करते करते वहाँ पे फार्म डेवलप हो गया। धीरे धीरे इसका नतीजा ऐसे हमें मिला कि हम लोग जो काम करना चाहते हैं, हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था, हमें जो करना है फ्री में करना है। हमें किसी के पास से भी 1 रुपया भी नहीं लेना है, हमें ज्ञान देना है। आप जनता को फ्री में देते हैं। हाँ, नॉलेज देना है। भैंस जो है वो हम लोग हरियाणा से जो ब्रीड हम लोग बनाते हैं वो हम लोग बेचते हैं। ठीक, अच्छा। उसका तो सेलिंग का काम है, समझ गए। लेकिन उसके साथ वो ब्रीड संभालना कैसा है, उसका आपको Lifestyle संभाल कैसे करना है, लाइफस्टाइल क्या है उसका डाइट प्लान क्या है, ये सब वहाँ पे हम लोग ने तभी सिखाना पूरा स्टार्ट मिला किया। के कितने भैंस आप हरियाणा से ला चुके हैं जो बाकी फार्मर संभालते हैं? कितने फार्मर सीख चुके हैं और कितने भैंस संभाल रहे हैं वो लोग? अभी तक 5 to 6,000 बफेलोज 5 to हम लोग ने 6,000 महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आंध्रा, और आंध्रा, गोवा। गोवा, ऐसे 5 स्टेट में हम लोग ने 5 to 6,000 बफेलो बहुत आज बढ़िया। तक दिया हुआ दिया है। हुआ ये आपने सेल एंड बाई करवाया? सेल किया है, सिर्फ सेल buy किया, नहीं है। सेल Only किया। हाँ, अच्छा, एक मेरा सवाल है, अभी प्रफुल्ल जी पूछ रहे थे हमसे कि ये दोनों ब्रदर्स हैं, बॉडी बिल्डर हैं, भैंस के दूध पीने से हैं या एक्सरसाइज करने से हैं? एक्सरसाइज भी है और दूध भी या तो भैंस उठा के लाते हैं, वो भी होता है। और एक और फनी सवाल है हमारे दिमाग में आया। हमारे बिहार में हम लोग गांव में बराबर। जो चाय बनाते हैं ना, तो भैंस की दूध की बनाते हैं, ज्यादा स्वादिष्ट होता बाकी है। दूध होता लेकिन कुछ लोग बोलता है कि भैंस के दूध पीने से दिमाग मोटा हो जाता है, ऐसा है? तो नहीं ऐसी सर, भैंस तो- जस्ट ऐसे पूछ दिया सवाल, जो आपको उचित लगे भैंस जवाब तो दीजिए। आखिर में सर जी देसी ही है, जी जी। तो वैसे कुछ नहीं है कि ये बुद्धि कम हो जाती है, वैसे कुछ नहीं है। मगर इसका नतीजा हम लोगों ने सर जी, इससे हमें बहुत बढ़िया अभी मिल रहा है कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट हुआ वहाँ पे, उसके बाद हमें लोगों से और फार्मर लोगों से एक हमें पता चलने लगा है कि उसका इकोनॉमिक जो, यानी कि बदल उसका एक फाइनेंशियली डेवलपमेंट है, वो अच्छा अभी होने लगा है। इसमें थोड़ा आप हमें समझाएं कि सपोज एक किसान है, वो आपकी भैंस खरीदना चाहेंगे तो कितने रुपए लगेंगे और
उन्हें क्या कहीं से लोन वगैरह मिल सकता है उसके लिए? अभी इसमें कैसे रहता है कि अगर किसी किसान को भैंस लेना है, उसको एक भैंस लेना है या 10 लेना है, वो उसके ऊपर है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके ऊपर है। उसको 10-12 लीटर से चाहिए या उसको 20 लीटर वाली चाहिए, हर एक का कॉस्ट अलग अलग रहता है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली अगर उनको पूरा बिजनेस अच्छा करना है तो उनको सजेस्ट करते हैं आप 14 से 15 लीटर का भैंस आप एवरेजली ले लीजिए। उसका कॉस्ट 1,15,000 से 1,30,000 के बीच में होता है। उसमें हम लोग उनको पूरा सिखाते हैं, मतलब ये तो भैंस है हरियाणा से 6 दिन का पूरा ट्रैवल करके पुणे में पहुंच जाती है। 6 स्टॉप रहते हैं उसको। वो पहले हम लोग ने 1.5 साल, 1 से 1.5 साल हम दोनों ने पहले गाड़ी में ट्रक में बैठ के हम लोग खुद लाए हैं भैंस, पहले 1.5 साल। तो उसके बाद हम लोग को वो पूरा नॉलेज है कि भैंस को ट्रैवलिंग में करना क्या है। तो क्या अभी आपके पास किसान खुद आते हैं, वेटिंग लिस्ट है कि भाई कब हमें अपनी भैंस मिलेगी? कम से कम आगे का 40 भैंस का तो अभी भी बुकिंग है हमारे पास, क्योंकि उनको क्वालिटी मिलता है। मैम चीज क्या रहता है, बहुत लोग खुद हरियाणा जाके भी भैंस खरीदी करते हैं, वहां पे दूध दिखता है, लेकिन वो महाराष्ट्र में जब आता है उसको दूध ही नहीं दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है इस बिजनेस में, जब तक हमें नॉलेज नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हरियाणा का भैंस भारत में किसी भी जगह पे जाए तो वहां का लाइफस्टाइल जो है वो हमें सीखना पड़ेगा। अगर वो आप बार-बार हरियाणा बोल रहे हो तो क्या भारत की सबसे अच्छी भैंसें हरियाणा में ही पैदा होती है? सिर्फ वहां पे मिलती है सर। यानी कि आज तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है वो हरियाणा में बना है। बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा आप दोनों काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये शो देख के कई लोग आपके पास रिक्वेस्ट लेके आएंगे कि भाई मुझे भी भैंस खरीदना है, लेकिन आपके पास तो वेटिंग है, तो कभी कभी हम पैरवी कर दिया करेंगे तो मान लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। चलो, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। मुर्रा भैंस पालन से साल का औसत मुनाफा 16 से 17.5 लाख रुपए। अगर आपके पास जमीन है तो 12 लाख रुपए का शुरुआती निवेश लगेगा। मुर्रा भैंस पालन शुरू करने के लिए नाबार्ड और NHB की योजनाओं से लाभ मिल सकता है। दर्शकों, अब आपको हमारे आज के आखिरी आइकन ऑफ भारत से मिलवाने का समय आ गया है। इनकी नर्सरी में आइकॉनिक पौधे उगते हैं, तो चलिए आपको जल्दी से मिलवाते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत ओम प्रकाश लोधी जी से। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोधी बोलान से लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक किसान का बेटा और आज किसानी के साथ साथ हमने नर्सरी का व्यवसाय शुरू किया। आज हम ऐसे पौधों पे पहुँच गए हैं। इस नर्सरी के साथ साथ हमने लोगों को घर में प्रदूषण से कैसे लोगों को ऑक्सीजन का प्लांट कैसे उपलब्ध कराए जाएं, और ये प्लांट ऐसा बिजनेस हमारा रहा कि इसके उससे हम फॉरेन के ट्रिप किए। फॉरेन से पेड़ इंडोनेशिया, बैंकॉक जा करके वहाँ से नई नई वैरायटी ला करके लोगों को बीच में हमने प्रोवाइड कराया, जिससे हमको लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया और आज हमें बहुत खुशी मिलती है कि इस व्यवसाय से जुड़े हैं। नमस्कार मैडम। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। हम लोग दिल्ली शहर में हैं जो सबसे प्रदूषित शहरों में माना जाता है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं सुना है कि उससे बदलाव आ सकता है हमारे वातावरण में। हमारी आपकी कहानी हमें सुनाइए ताकि हम भी समझ सकें कि आप हमारे वातावरण को कैसे बदलेंगे। मैं एक बहुत किसान घर का बेटा हूँ। मेरी फैमिली में किसानी हुआ करती थी। उसका छोटा पार्ट नर्सरी का था। उसमें से हमने नर्सरी स्टार्ट की। सन 80 की बात बता रहे हैं सर। उसमें कोई वैरायटी ऐसी नहीं हुआ करती थी, ना कोई नेट की कोई ऐसी थी। हमने अपने हाथ से कटिंग लगा करके, जो सीड डाल करके हमने कुछ पौधे उगाए और अपने सर पे ले करके और डोर टू डोर जा करके हमने सेल किया। फिर थोड़ा सा हमें जैसे हम समझदार होते गए, फिर हमको साइकिल मिली। साइकिल में प्लांट्स अपने कटिंग से लगाते थे और कभी बहुत ऐसी चीज़ होती है जो हम बागों से मिल जाया करती थी, उनको भी ले करके हमने अपने यहाँ तैयार करके और साइकिल से डोर टू डोर जा करके सेल करना चाहिए। जब हम कॉलोनी में निकले तो वहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मिले। वहाँ पे हमें कुछ पौधे भी नए दिखे, तो हमें वहीं से इम्प्रेशन आया कि हमें लोगों के लिए नया कुछ करना है।
तो हम सर उसमें खोज में लग गए, एक नशा सा हो गया कि हमको नई वैरायटी कहाँ कहाँ से उपलब्ध होंगी और हमें कहाँ सोर्सेज हैं वो हमने ढूंढना शुरू कर दिया। तो सर पहले तो हम सन 85 की बताते हैं, कलकत्ता गए। कलकत्ता की सर वो पोजीशन थी जो हम लोग तालाब फांद के पाए नहा करके वहाँ से वैरायटी लेके आते थे। पहले हम एक दो पिक्चर देखा हमने सर, पिक्चर में हमने मैं कोई हीरो नहीं पहचानता था, तो उसमें सर लैंडस्केप भी दिखी मुझे सर, वहाँ पौधे कैसे कटिंग की गई हैं और कैसे प्लांट लगे हैं, तो सब उससे मुझे बहुत अच्छा वो फिर हम लेकर के अपने यहाँ आए, नर्सरी पे बनाया। फिर लोगों के बीच बताया सर आपका गार्डन में अगर आप ये चीज़ आप यहाँ करते हैं तो सर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सर वो हमारी बात मानते गए और हमको वो चीज़ वहाँ करके दिखाई, तो सर उससे हमें कनेक्शन जुड़ते गए और वो लोग हमारे काम को मतलब इतना वो किए कि धीमे धीमे ऐसे चलता रहा सिलसिला। तो हम लोग नई नई वैरायटी लाते गए। फिर सर एक हमें कोई उदाहरण दीजिए कि कोई नया पौधा आप लाए हों जो पहले लोगों को पता ही नहीं था और आज हमें हर जगह दिखता है। जी मैम, पहले हम लोग क्या है कि हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे ऐसी वैरायटी जो वैरायटी हमारे बेंगलोर में या आ जाती थी वो शायद 10 साल लोग उपलब्ध नहीं कराते थे, ना ही उनका कोई सोर्सेज था। तो हमने उस पर काम किया। हम यहाँ पे कई एग्जीबिशन लगने जैसे फ्लोरा एक्सपो लगी वो लगी, तो हम सब उनके बीच में गए, वहाँ पे हमें कांटेक्ट मिले, वहाँ पे कुछ फॉरेन से भी आए लोग, तो हमको नई नई वैरायटी वहाँ दिखी। फिर वहाँ जब कांटेक्ट मिले फिर हम उनके पास वहाँ से गए और वहाँ पे किसी तरह से भी हो सका, चाहे हम बैग में भर के लेके आए, नहीं हमारे पास ज़्यादा पैसा था, बैग में लेकर के उसकी कटिंग से तैयार की, कटिंग तैयार कर लोगों के बीच में हमने उसको पहुँचाया। ऐसा करते करते हमने इतना सर प्रोडक्शन मतलब बाहर से ला करके नई नई वैरायटी किया और नई नई चीज़ें लोगों को बीच में दी। तो आज सर हम लोगों का इतना ज़्यादा ISPCS जो हमसे बात नहीं मतलब हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, वो हमको बुलाते हैं कि एक बार हमारा लान में आप क्या कर सकते हो, मेरे लान में आप लान को मेरे इसमें क्या। तो आप एक तरह से कंसल्टेंट बन जाते हैं कि आपके गार्डन को हम किस तरह से और सुंदर बना सकते हैं, अलग अलग तरह के पौधे लगा सकते हैं जी, तो और साथ में आप उपलब्ध भी कर देते हैं कि हमारे पास ये सब वैरायटी हैं, आपके यहाँ हम लगा दें। उपलब्ध किया। एक चीज़ ये भी की हमने, जो भी किया वो समय से पहले किया। मतलब अगर हम दहलिया लेके आए तो उसमें कोई जानता नहीं था वहाँ पे, वो चीज़ हम अटैची से भर करके लोकल ट्रेन से ले करके हम लोगों के बीच में आए और लोगों को दिया। हमने सीड डाला तो पहले हमारे नॉर्मल देसी हुआ करते थे, हाइब्रिड के बारे में नहीं जानते थे, पर हमें जब सोर्सेज में तो हमने सीड मंगवाना शुरू किया। तो वहाँ पे राजभवन में एग्जीबिशन लगती है, वहाँ पे लोगों को देखा कि इनको प्राइज़ मिल रहा है, इनको बहुत मतलब सम्मानित किया रहा है, मतलब बड़े बड़े लोगों रेलवे से आ रहे सब। तो हमने कि हम क्यों नहीं कर सकते सर, हमने उस पर काम किया। हमने सर वो काम किए कि पहले हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे जानकारी नहीं थी फार्म कहाँ से भरा जाता है, कैसे एंट्री लगाई जाती है। मुझे मैं 1-2 एंट्री लगा करके मुझे खाली फर्स्ट प्राइज़ का वो मिल गया। फिर हमने उसमें पता चला नहीं आप पूरी एंट्री लगाओगे तब आप सील्ड के हकदार होगे। हमने उस पर सर काम किया पूरा, नई नई वैरायटी लोगों के बीच में लेकर के आए और आज सर हमें 15 साल से राजपाल जी से फर्स्ट प्राइज़ हर समय हमको मिलता है, जिसके और पेपर में भी हमारा नाम आता है। ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। अभी सर हमने कुछ वैरायटी ऐसी हैं कि जर्मनी के क्रिसैंथेमम आई है। नॉर्मली क्रिसैंथेमम होती हैं कि वो दिसंबर जनवरी ख़त्म हो जाती हैं, हमने और उनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो रात में हम लोग 10-10 घंटे एक्स्ट्रा लाइट देते हैं। मतलब जैसे शाम हो जाती है वैसे लाइट को ऑन करते हैं ताकि पौधे को उसमें बड जल्दी आती हैं, उसको ग्रो करने के लिए हम उसको लाइट देते हैं 10-10 घंटे। और उसको जब बड़ा होता है उसमें फ्लावरिंग आती है। वो सर हमने फरवरी में एग्जीबिशन लगाई थी, फरवरी में उस पूरे एग्जीबिशन में बेस्ट ऑफ शो चुना गया उस क्रिसैंथेमम को। बहुत अच्छी कहानी आपकी। अगर मुझे चालू करना है नर्सरी का बिजनेस, अनजान हूँ मैं, मुझे कुछ पता नहीं है, तो कितना पैसा लगेगा, कितना संघर्ष लगेगा और कितना मैं मंथली कमा सकता हूँ, थोड़ा जनता को बता पाएंगे आप? बिल्कुल सर, आज की डेट में आपका अगर कुछ भी पैसा नहीं हो फिर भी आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे लोगों को हमने स्टार्ट करवाया है। ठीक है, तो बगैर इन्वेस्टमेंट के वो शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। हाँ सर, ये आज का सिस्टम ऐसा है सर, बगैर इन्वेस्ट के शुरू कर सकते हैं। उसके बाद और बड़ा काम करना चाहते हैं सर, अभी हमने जो किया है कि हमने पहले हम लोग गाड़ी से बहुत बाहर से माल लाते थे, बहुत ज़्यादा किराया पड़ता था। अभी ना टिश्यू कल्चर का जो स्टार्ट हुआ है, तो सर वो छोटे छोटे प्लांट हम लेके आते हैं और हमको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। उसको हम ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद उसको बढ़ा के इतनी कॉस्ट हम कम कर दिए लोगों को। एक युवा अगर आपसे सीख के कारोबार चालू करता है तो महीने का कितना कमा सकता है? सर इसमें कोई लिमिट ही नहीं है सर,
इसमें कोई लिमिट नहीं है। महीने में आप 50,000 रुपये, लाख रुपए पर मंथ वाह, अच्छी इसमें बात। कमा लाख सकते रुपए के आसपास मैं कमा सकता हूँ। सर ज़्यादा जो हम कमा रहे हैं सर, वो लाख रुपए से भी ज़्यादा, क्योंकि हमने ऐसे और भी काम किया। सर, हमने ताज होटल, जैसे हमने लोग सोर्स से, आपके सोर्स से हमको मिल गया काम कि आप लैंडस्केपिंग करते हैं, मुझे ताज होटल बनास बोले आप ताज होटल काम करिए पूरा मेंटेनेंस का। हमने लखनऊ ताज होटल पूरा काम किया। फिर वहाँ से मैं सोच में लीजिए आप बनारस जाइए, आप ताज होटल बनारस से काम करिए। हमने ताज होटल पूरा बनारस से काम किया। बड़े बड़े डेवलपर्स, उनकी लैंडस्केपिंग हमने, जैसे हमने उसको जो भी सुधार करना है उसे लेकर के हमने किया। लोधी साहब, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है और दिखाया है कि एक गांव देहात का परिवार का एक बच्चा अगर चाहत रखे तो ट्रेन में जाके संघर्ष करके पौधा लाके लाखों रुपए कमा सकता है। मेरा विश्वास है कि आपकी बातों को सुनकर दर्शक भी सीखेंगे और हमारे देश की युवा कुछ अच्छा कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और लोगों को अपनी कहानी सुनाए। धन्यवाद। साल भर में 3 से 4 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। एक प्लॉट नर्सरी बनाने की लागत करीब 12 लाख रुपए, जमीन और पौधे के प्रकार पर निर्भर। नाबार्ड और NHB की कई योजनाओं के तहत इसके लिए कई तरह के कर्ज भी। कौन होंगे आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत? तब तक हमेशा की तरह मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। भारत में प्रचलित स्टार्टअप कल्चर से तो आप वाकिफ ही होंगे। मैं हमेशा मजाक में ये बात कहती हूँ कि अगर आप बैंगलोर जाएं और किसी से मिले तो वो शायद आपसे यही कह देगा कि मेरा एक स्टार्टअप है। वहाँ हर दूसरे व्यक्ति का कोई ना कोई स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप यानी कि वो उद्योग जो प्राइवेटली ओन्ड है और जिसकी अभी अभी शुरुआत हुई है। स्टार्टअप्स के साथ साथ एक शब्द आता है यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी टोटल शेयर्स की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है, यानी कि तकरीबन 7,500 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा। अब अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें तो भारत में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। और अगर हम शहरों की बात करें तो टॉप पे आता है बैंगलोर, उसके बाद आता है मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा। ये वो सारे शहर हैं जहां पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। इस बात से पता चलता है कि भारत में कितने सारे लोग खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, खुद के उद्योग को शुरू करना चाहते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि अब आप लोग किसी ना किसी डिसीजन पे पहुंच चुके होंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस मंच पे आएं और बताएं हमें कि कौन है श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। चलिए मंच पे बुला लेते हैं हमारे आज के एपिसोड के आइकन्स ऑफ भारत को। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगी रश्मि जी से कि वो हमें बताएं कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। हर एपिसोड में हमें इतने दिग्गज और दबंग आइकॉन से मुलाकात हो रही है कि बहुत ही मुश्किल है किसी एक को चुनना, लेकिन वो भी ज़रूरी है। तो आज जिस जोड़ी ने हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो है उदय और किरण आचार्य। हालांकि आज सच में बहुत कठिन था हम लोगों के लिए निर्णय लेना, लेकिन एक को प्राइज देना था तो हम लोग निर्णय। अब मैं गुजारिश करूंगी कि एक एक करके बाकी के हमारे आइकन्स ऑफ भारत यहाँ आए और एक मोमेंटो ग्रहण करें इस शो की मीठी याद के तौर पर। बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
इन सभी आइकन्स को देख के यही कविता है जो मुझे याद आई। अगर इन सब की प्रेरणादायक कहानी सुनकर आप में से एक व्यक्ति भी ऐसा सोचता है कि उसे कुछ कर गुजरना चाहिए, उसे कोई ना कोई बदलाव सोसाइटी में लाना चाहिए, तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद जो है वो कामयाब हो गया। देखते रहिए आइकन्स ऑफ भारत एनडीटीवी इंडिया पर। अगले एपिसोड में भी हमारे साथ जरूर जुड़िए। और अगर आप आइकन्स ऑफ भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। मैं ये गुजारिश करूंगी कि अपनी कहानी जरूर दुनिया को सुनाएं। इसी के साथ मैं चाहूंगी इजाजत। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।